the current affairs of the environment portion, and this will be from Feb to March. ठीक है, फेब एंड मार्च की करंट अफेयर्स एनवायरमेंट करेंगे. ओनली एएस की जो PW ओनली एएस का जो मैगजीन है उससे हम लोग कवर करने जा रहे हैं. तो जो सबसे पहला आर्टिकल है ये तुम्हारा ओशन एसिडिफिकेशन का. अब देखो, एनीथिंग इज बिकमिंग एसिडिक. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिक? एसिडिक का मतलब होगा कि पीएच इसका लो हो जाएगा. ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ओशन का पीएच लो क्यों हो रहा है? एसिडिफिकेशन मतलब क्या है? पीएच लो होना. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ओशन में बढ़ती है, इससे इसका पीएच लो होता है. देन अगेन द क्वेश्चन अराइजेज कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ऐसा क्या हो जाता है, इसका पीएच जो है वो लो होने लगेगा, ये एसिडिक की तरफ बढ़ने लगता है. ओके, तो जब यहाँ देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलता है, ठीक है, तो इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर से मिलता है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है. एंड ये कार्बोनिक एसिड जो है ना, ये एक वीक एसिड होता है. अब वीक एसिड होने की वजह से ये ब्रेक कर जाता है H+ और HCO3-. अभी जब H+ आयंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? इट कैरीज दी एसिडिटी विद इट. तो जब H+ आयंस बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि एसिडिटी बढ़ जाती है. तो सिंपल सा इक्वेशन यही है कि जब H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, एंड दिस ब्रेक्स इनटू H+ आयंस एंड द बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक है, तो कॉजेज़ क्या है अभी? तो एक तो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है. अब यहाँ पर क्या होता है कि एक सी ऑर्गेनिज्म में जब डेथ होते हैं उनकी, तो देयर रिमेन्स पाइल अप इन द फॉर्म कोरल्स कंसिस्टिंग ऑफ द कार्बन. तो मतलब एक ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इस वजह से आपको ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है. हाइड्रोजन आयंस, देन फॉसिल फ्यूल्स का जितना यूसेस हो रहा है उसकी वजह से ही बढ़ रहे हैं. एंड ओशंस का इस्तेमाल हो रहा है एज अ डंपिंग ग्राउंड फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग द पीएच टू गेटिंग लोअर. एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एंड ट्रांसलेट्स इनटू इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो. सो ये सिंपल सी थी. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से किस तरह से ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं वगैरह, तो ये सब पता है. कॉजेज देख लें. इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मैरीन बायोडाइवर्सिटी में इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ऑर्गेनिजम्स पे असर पड़ेगा. ठीक है, तो यही सब चीज़ें होंगी ना. कोल्ड वेव, कश्मीर रीजन में भी कोल्ड वेव बहुत भयंकर साथ चला है. तो कोल्ड वेव होता क्या है? अब देखो, कोल्ड वेव क्या है? अनयूजुअली कोल्ड अगर हो रहा है, ठीक है, अनयूजुअल कोल्डनेस अगर बढ़ रही है तो फिर क्या होगा? अनयूजुअल अगर कूलिंग होगी तो अनयूजुअल कूलिंग की वजह से क्या होता है कि तुम्हारा कोल्ड वेव्स को हम लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल कूलिंग हो रही है. इट इज़ पीरियड ऑफ मार्क्ड एंड अनयूजुअली कोल्ड वेदर कैरेक्टराइज्ड बाय शार्प एंड सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर नियर द सर्फेस ओवर अ लार्ज एरिया persisting below certain threshold for at least 2 consecutive days. एटलीस्ट 2 consecutive days होना चाहिए. ठीक है ना, एटलीस्ट 2 consecutive days होने चाहिए. Qualitatively, a cold wave is a condition of air temperature which becomes fatal to the human body. अब इसे कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि मुझे ध्यान में रखने पड़ेंगे. ओके, तो IMD के हिसाब से अगर मिनिमम टेम्परेचर किसी भी स्टेशन का प्लेन्स के लिए इट इज़ लेस देन इक्वल टू 10% है, मतलब 10 डिग्री है उससे कम हो जा रहा है, या फिर हिल्स के लिए 0 डिग्री है उससे कम हो जाता है, तो फिर वो कोल्ड वेव हो जाता है. देन देयर इज़ अनदर थिंग बेस्ड ऑन डिपार्चर. डिपार्चर मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल से नेगेटिव डिपार्चर जो है तुम्हारा 4.5 to 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो रहा है तब. एंड सीवियर कोल्ड वेव कब होगा? जब नेगेटिव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज मोर देन 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड. देन एक्चुअल मिनिमम ये होगा डिपार्चर के बेसिस पे. अगर डिपार्चर ही जो इसकी है 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तो क्या होता है? कोल्ड वेव कहेंगे. एंड डिपार्चर अगर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फिर यहाँ पर क्या कहेंगे? सीवियर कोल्ड वेव होगा. सो बेस्ड ऑन द एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर भी हम लोग कर सकते हैं. जब मिनिमम टेम्परेचर आपका लेस देन इक्वल टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे कोल्ड वेव है. एंड जब लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो फिर उसको हम लोग कहेंगे सीवियर कोल्ड वेव है. एंड कोस्टल स्टेशंस के लिए जब मिनिमम टेम्परेचर डिपार्चर आपका, यहाँ पर 2 चीज़ें हमने क्या देखा, डिपार्चर के बेसिस पर एंड एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर के बेसिस पर. ठीक है, एक होता है डिपार्चर के बेसिस पे, एक है मिनिमम टेम्परेचर. अगर डिपार्चर इतना हो रहा है नेगेटिव, मतलब इतना कम हो रहा है, 4.5 से 6.4 डिग्री कम हो गया तो कोल्ड वेव कहेंगे.
एंड 6.4 से भी ज़्यादा कम हो गया, 6.4 ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि अगर मान लो 10 में से 4.5 कम हुआ तो ये क्या हो गया 5.5 ही हुआ, डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है। बट अगर 10 में से 4.5 मतलब 6.4 के अराउंड हो गया तो ये तो 3.6 ही हो गया, 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ये ज़्यादा होता है, तो सीवियर कोल्ड वेव में ज़्यादा रहेगा। ओके, तो अगर हमने अभी दो चीज़ें देखी, एक डिपार्चर के बेसिस पे, एक मिनिमम टेम्परेचर के बेसिस पे, तो कोस्टल रीजन्स में इसके लिए थोड़ा सा दोनों ही के टर्म्स में अलग अलग वैल्यूज़ रहती हैं कि व्हेन मिनिमम टेम्परेचर डिपार्चर इज लेस देन और इक्वल टू -4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कोस्टल के लिए जब डिपार्चर जो है तुम्हारा, ठीक है, डिपार्चर वाला 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से रहे एंड एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, ठीक है, एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे एंड एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे एंड डिपार्चर जो है वो 4.5 डिग्री उससे कम रहे। मेजर फैक्टर्स फॉर कोल्ड वेव ऑकरेंस ओवर इंडिया, ठीक है, व्हाट इज द मेजर फैक्टर, कोल्ड वेव होता क्यों है? तो एक तो होता है तुम्हारा जेट स्ट्रीम की वजह से, बिकॉज ऑफ द बिल्डअप ऑफ अ रिज इन द जेट स्ट्रीम ओवर नॉर्थ वेस्ट एशिया, ठीक है। अब रिज क्या है? एक्सटेंडेड एरिया होता है बेसिकली हायर प्रेशर का, हाई प्रेशर एरिया, रिज जो है ना ये हाई प्रेशर एरिया होता है, तो हाई प्रेशर एरिया होता है जेट स्ट्रीम में। देन मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर मासेस, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली वेव्स की वजह से भी हो सकता है, स्नो कवर्स की वजह से भी तुम्हारा ये आता है। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा कि लाइक थर्ड आर्टिकल इज आइसबर्ग से रिलेटेड है, तो एक सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि A23A है क्या, ठीक है, व्हाट इज दिस A23A, ठीक है, ये A23A आखिर है क्या? सो इट इज़ एन आइसबर्ग। एक तो सिंपल क्वेश्चन वही आ सकता है कि ये A23A क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि ये आइसबर्ग है, ठीक है, इट इज़ एन आइसबर्ग। ओके, अब ये टूटा कहाँ से है? अंटार्कटिका के फिल्चनर आइस शेल्फ से टूटा है एंड इट इज़ बिकमिंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट आइसबर्ग नाउ एग्जिटिंग द वेडल सी, तो वेडल सी को एग्जिट कर रहा है, तो वेडल सी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो वेडल सी भी हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पर है ये वेडल सी है, ठीक। नो अब आइसबर्ग एली क्या है? सो दिस आइसबर्ग इज ड्रिफ्टिंग बिटवीन द एलिफेंट, मतलब जो पाथ बेसिकली ये फॉलो करता है ना, आइसबर्ग जो है मूव कर रहा है, तो आइसबर्ग जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वाइल मूविंग उसको हम लोग कहते हैं आइसबर्ग एले, ठीक है। A23A क्या है? तो A23A इज अ आइसबर्ग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, एंड ये टूटा कहाँ से? तो अंटार्कटिका के फिल्चनर आइस शेल्फ से टूटा है, ठीक। ओके, ठीक है। लक्षद्वीप, हम देखो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट, ठीक। नो इट इज़ फंडेड बाई यूनिवर्सल सर्विस, एक होता है ना यूसोफ फंड, आपने सुना होगा, ठीक है, यूसोफ, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है ना, इट एम्स टू इंक्रीज द इंटरनेट स्पीड, ठीक है, इट एम्स टू इंक्रीज द इंटरनेट स्पीड, तो इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। फंड कैसे किया गया? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से इसको वो किया गया है। तो यूसोफ जो था वो क्रिएट ही किया गया था टू इंश्योर एक्सेस टू बेसिक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर पीपल लिविंग इन रिमोट एंड रूरल एरियाज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ओके, अब इसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी कौन सा है? तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी जो है वो है BSNL, ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी जो है वो BSNL है। अब लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो इतना चीज़ है कि ये जो KLI SOFC प्रोजेक्ट है लक्षद्वीप के लिए है, ठीक है, कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, फंडिंग इसकी हुई है यूसोफ से, BSNL जो है इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रियूनियन हॉटस्पॉट वल्केनिज्म, इट इज़ एन आर्किपेलाग ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स इन द अरेबियन सी ऑफ द केरला। ये है कहाँ? अरेबियन सी में। रियूनियन हॉटस्पॉट वल्केनो का इतना है, मात्र इसमें 36 इसमें आइलैंड्स हैं, इनमें से सिर्फ 10 जो है ना इसमें इनहेबिटेड है, इंसान रहते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, एंड द आइलैंड्स इज मेड ऑफ कोरल रीफ्स एंड ग्रीन कोकोनट ट्रूस, तो कोई फॉरेस्ट नहीं है। एंड आई थिंक जस्ट चेक इट वंस कि 0% जो है ना 0% फॉरेस्ट कवर लक्षद्वीप में है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में क्या था ना, दो चीज़ें होती हैं, देखो, एक होता है फॉरेस्ट एरिया एंड एक होता है फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे 0% है, बट फॉरेस्ट कवर अराउंड 85%, ठीक। ओके, this is heaven for endangered marine turtles with nesting sites for the green turtles as well and hawksbill turtles। यहाँ पर एक पित्ती आइलैंड है,
पित्ती आइलैंड जो है ना, इट इज़ अ की सी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द सी टर्टल्स एंड पेलागिक बर्ड्स लाइक ब्राउन नॉडी एंड क्रेस्टेड टॉम्स हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बर्ड सेंचुरी। तो पित्ती आइलैंड को बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। ओके, अब यहाँ पर ये देख लेते हैं थोड़ा कि ये जो आपका अंडमान है, अंडमान से नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान आता है, देन लिटिल अंडमान एंड उसका निकोबार आता है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपका अंडमान हो जाता है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। अब साउथ और लिटिल के बीच में आता है डंकन पैस, एंड अंडमान और निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर लक्षद्वीप, मिनिकॉय ग्रुप आइलैंड्स है। ये मालदीव्स जो है ना, इसके बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल आता है, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। ठीक, एंड इस साइड से आपका जो इधर जावा सुमात्रा वाला एरिया है उसको सेपरेट करता है 6 डिग्री, जो कि ग्रेट चैनल भी इसको कहा जाता है। जस्ट चेक इट वंस, बट शायद यही रहता है 6 डिग्री चैनल ही। ओके, एटमॉस्फेरिक रिवर्स। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिवर। अब एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है? तो यार देखो, इसमें ना 2 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। 2 चीज़ें क्या ध्यान रखना है? ठीक है, तो 2 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि एटमॉस्फेरिक रिवर में एक जो वर्ड है दैट इज़ पाइनएप्पल एक्सप्रेस। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस जिनको नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं होगा, दे आर गोइंग टू बी वेरी मच कंफ्यूज कि हाँ पाइनएप्पल एक्सप्रेस है क्या। उनके दिमाग में नहीं आएगा ऑप्शन देके भी कि एटमॉस्फेरिक रिवर हो सकता है। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है ना, अब एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है? अब रिवर मतलब पानी रहेगा। पानी कहाँ से आता है? वाटर वेपर से आता है। ठीक है, तो इट इज़ अगेन फ्लूएंस ऑफ मॉइस्चर ऑफ द वाटर वेपर, जो कि ट्रॉपिक्स से ऊपर की तरफ जाता है एंड डंप हो जाता है। मिड लैटिट्यूड वगैरह में तुम्हारा डंप होना शुरू हो जाता है। एंड इसको तो जाता कहाँ से? मूव्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स। ठीक है, फाउंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द मूव्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स एंड डम्प्ड ओवर अ रीजन एज अ हैवी रेन और स्नो। नैरो बैंड्स होते हैं दैट टिपिकली फाउंड ऑन द ईस्टर्न साइड। तो ये ध्यान रखना, टिपिकली फाउंड ऑन द ईस्टर्न साइड। तो ये तुम्हारा ईस्टर्न साइड पर जो है वो ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, दे आर फाउंड ऑन द ईस्टर्न साइड। ओके, तो ईस्टर्न साइड पे ज़्यादातर मिलते हैं मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म्स के। देन इसको पाइनएप्पल एक्सप्रेस भी कहते हैं बिकॉज इट ब्रिंग्स मॉइस्चर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स नियर हवाई अक्रॉस द पैसिफिक ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस। ठीक है, इट ब्रिंग्स मॉइस्चर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स नियर दी हवाई के पास से लेके जाते हैं अक्रॉस द पैसिफिक ओवर टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस। अब पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्सप्रेस, एटमॉस्फेरिक रिवर, जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट को कर सकता है इम्पैक्ट। अब अगर इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, हमने इसने क्या बोला कि नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट को, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट को ये इम्पैक्ट कर सकता है। अब अगर ये इम्पैक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक रिवर या पाइनएप्पल एक्सप्रेस, तो यहाँ पर क्या होगा? रेन ज़्यादा होगा या ड्रॉट लाइक कंडीशंस लेकर आएंगे। तो यहाँ पर रेन ज़्यादा होता है, ड्रॉट लाइक कंडीशन नहीं होती है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को इम्पैक्ट कर सकता है एंड यहाँ पर रेन लाइक कंडीशन जो है वो इमर्ज हो जाती हैं। नाउ अमॉक इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। जस्ट अबाउट कि किस तरीके से पानी जो है ओशन के अंदर ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, तो देखो यार, इसमें कुछ नहीं होता है, ट्रॉपिक से ऊपर की तरफ जाता है एंड यहाँ का पानी जो होता है इसमें क्या होगा? यहाँ का पानी हैवी रहेगा, तो ये सब सरफेस पे नीचे सिंक कर जाता है एंड ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर जो कि वॉइड क्रिएट हो गया है तो ये फिर वापस आ जाता है। ये चीज़ हो रही है, तो यही अमॉक है। तो वार्म वाटर को ट्रॉपिक से लेकर के नॉर्थ अटलांटिक ओशन बेसिन तक लेकर जाता है। अभी जो वार्म वाटर होता है तो ये एटमॉस्फेयर में भी हीट रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वेस्टर्न यूरोप जो होती है ना, उसका क्लाइमेट भी मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप जो होता है उसका क्लाइमेट भी मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, देन एक है अटलांटिक सर्कमपोलर करंट। व्हाट इज अटलांटिक सर्कमपोलर करंट? तो अटलांटिक सर्कमपोलर करंट जो होती है तो अटलांटिक के पास घूमते रहते हैं, सर्कमपोलर करंट है। ठीक है, सर्कमपोलर करंट। तो सर्कमपोलर करंट का मतलब क्या हो गया? कि अटलांटिक के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो होता है ना, ये वेस्ट टू ईस्ट रहता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आता है एंड इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स। तो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में है, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से क्या होती है?
ठीक है। वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस होने की वजह से क्या होता है कि वेस्ट ईस्ट घूमता रहता है, ओके। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट विंड ड्रिवन करंट ऑन द अर्थ एंड द ओनली करंट दैट लिंक्स द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस। इट इज़ ओनली करंट दैट लिंक्स अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन। अब देखो ओनली से हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो है, हमें लगता है कि जो ओनली वाले स्टेटमेंट्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं, बट द ट्रूथ इज़ कि ये वाला स्टेटमेंट सही रहेगा। सो द ओनली करंट दैट लिंक्स द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन एंड circumnavigates द एंटायर अर्थ इज़ द अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। तो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट एकमात्र ऐसा करंट है जो कि अटलांटिक को भी जोड़ता है, पैसिफिक को भी जोड़ता है, इंडियन को भी जोड़ता है, सर्कमनेविगेट करता है पूरे अर्थ को, ठीक है। तो इसमें हमको याद रखने वाली चीज़ें क्या है यार, इसका एक तो ये हो गया, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी विंड इसको प्रोपेल कर रही है, वेस्टर्ली विंड इसको प्रोपेल कर रही है। ओनली वन विच कनेक्ट्स दी, विच मतलब लिंक API, सर्कमनेविगेट द होल अर्थ। इतनी चीज़ें हमको इसमें ध्यान में रखनी है, ठीक, ओके। Now, different weather conditions further north at 45 to 55 degrees south results in the formation of another water body known as Antarctic Intermediate Water. तो यहाँ पर कुछ दूर पर जाकर क्या होता है, अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वाटर भी बनता है। इन दिस एरिया द प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन द इवेपोरेशन एंड हेंस द सैलिनिटी ऑफ द वाटर इज ऑल्सो लो। तो जो पानी की सैलिनिटी होती है ये भी लो हो जाती है। सोडा लेक क्या है ब्रो? तो अब सोडा लेक की अगर हम बात करते हैं तो सोडा लेक, अब ये वैसे होता है जो CSP में रिच होता है। CSP मतलब क्या हो गया, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, नहीं, कार्बोनेट, सोडियम एंड पोटेशियम, फॉस्फेट। तो कार्बोनेट, सोडियम एंड फॉस्फेट में रिच होता है। एंड ये है कहाँ पर, तो एक लेक चैंस है कनाडा में, तो वहाँ पर हमको देखने को मिला है कि सोडा लेक है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है वार्म लिटिल पॉन्ड्स, उसको रिजेंबल कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि चार्ल्स डार्विन का जो वार्म लिटिल पॉन्ड वाला थ्योरी है क्या, ठीक है। तो ये उनका ये कहना था कि जो लाइफ है ना वो स्टार्ट हुई है तुमको इसी पॉन्ड से, छोटे छोटे पॉन्ड से। लाइफ ऑन अर्थ माइट हैव बिगन इन द शैलो हाई टेम्परेचर बॉडीज ऑफ द वाटर रिजेंबलिंग सोडा लेक्स, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हो सकते हैं। यानी जो पॉन्ड लाइक इन्वायरमेंट्स होते हैं ये आइडियल कंडीशंस हमको ऑफर करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल कंडीशन जो है वो तुम्हारा प्रोवाइड करते हैं। देन चांस, लेक चांस, ठीक है ना। तो लेक चांस जो है कनाडा में, उसको ध्यान रखना, काइंड ऑफ सोडा लेक। सोडा लेक में क्या होता है, दैट रिच इन CSP, कार्बोनेट, सोडियम एंड फॉस्फेट, ओके। अब फॉस्फेट प्रॉब्लम क्या होता है, अभी जो फॉस्फेट प्रॉब्लम है इट कंसर्न थियोरीज ऑफ लाइफ इमर्जेंस ऑन अर्थ। लाइफ किस तरह से इमर्ज हुआ है अर्थ पे वो होता है। तो जो हमारे अंदर RNA होती है, DNA होती है, जो दूसरे सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो फॉस्फेट पे रिलाई करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, विच इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट विच इज़ वेरी क्रूशल फॉर लाइफ, ठीक है। कैटेगरी 6 हरिकेन। अब देखो हरिकेन की इंटेंसिटी को जो मेजर करता है वो है सफ़ीर सिम्पसन स्केल, ठीक है, सफ़ीर सिम्पसन स्केल। अभी इसमें क्या है ना कि हाईएस्ट जो है तुम्हारा कैटेगरी 5 तक ही है, ठीक है। हाईएस्ट जो है वो कैटेगरी 5 तक ही मार्क करके रखा गया है, उससे ज़्यादा का मार्किंग नहीं है। बट अभी क्या है, इसमें एक नई कैटेगरी बनाने की बात की जा रही है कि जो अगर 192, अगर स्पीड जो है बिकम्स मोर देन 192 माइल्स पर आवर, ठीक है, तो ये जो हो जाता है, ये हो जाता है कैटेगरी 6, ठीक है, ये हो जाता है कैटेगरी 6 में, ओके। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सफ़ीर सिम्पसन स्केल क्या है वो ध्यान रखना है। स्पीड अगर 192 माइल्स पर आवर से होगी तो ये कैटेगरी 6 में आने की बात करी जा रही है, ओके। रब करेंट्स क्या होते हैं, तो रब करंट क्या होते हैं बेसिकली, अब इसके कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग करंट है पहला तो ये, ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग करंट, नैरो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नैरो। देन अवे फ्रॉम शोर, कटिंग थ्रू द ब्रेकिंग वेव्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है, नैरो होता है एंड अवे फ्रॉम शोर होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, नैरो, अवे फ्रॉम शोर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, नैरो, अवे फ्रॉम शोर, ओके। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इट इज़ नैरो, इट इज़ अवे फ्रॉम शोर।
ओके, स्ट्रॉन्ग नैरो अवे फ्रॉम शोर, ठीक है। इट इज रिप करंट इज अ स्ट्रॉन्ग नैरो फ्लो ऑफ वाटर मूविंग अवे फ्रॉम द शोर। स्ट्रॉन्ग है, नैरो है एंड शोर से दूर जाता है। तो ये तीन कीवर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे, स्ट्रॉन्ग, नैरो। अब यूपीसी को फंसाना होगा तो इन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो फंसा कैसे सकता है। चेंजेस करने होंगे तो यहीं पे चेंज करेगा। वीक करंट होता है, कहीं डालेगा स्ट्रॉन्ग करंट होता है, कहीं डालेगा वाइडर फ्लो होता है, कहीं डालेगा कि मूव टूवर्ड्स से शोर। किसी एक ऑप्शन में होगा कि स्ट्रॉन्ग, नैरो एंड मूविंग अवे फ्रॉम द शोर। ओके, ट्रिपल डिप लानिना क्या है? तो ट्रिपल डिप लानिना इज नथिंग। तो लानिना 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स जब लानिना होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल डिप, ठीक है। डबल डिप जब 2 साल पे हो रहा है तो वही होता है। लानिना में क्या होता है कि आपका इंडिया में बहुत अच्छा बारिश होता है, मानसून जो होता है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। मैकेनिज्म वी विल नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज इट्स सिंपली ट्रिपल डिप लानिना, आपको पता होना चाहिए टर्म। ओके, बट हाँ, लानिना में क्या होगा आपका कि नॉर्मल कंडीशंस को ही और स्ट्रेंथन करता है ये। तो यहाँ पर आपका इंडियन मानसून के लिए क्या इम्पैक्ट होगा? तो इंडियन मानसून में क्या होगा? इंडियन मानसून में इट विल हैव गुड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट। ओके, डेजर्ट स्टार ड्यून। देखो, ड्यून्स जो होते हैं ये बहुत सारे तरह के होते हैं, हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक वगैरह वगैरह। आप इन फोटोज़ में देख सकते हो, बर्चान ड्यून्स, लीनियर ड्यून्स, पैराबॉलिक ड्यून्स, ये सब, ट्रांसवर्स ड्यून्स, बर्चान ड्यून्स। ये होता है स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स में क्या होता है ना कि हवा बहुत सारे तरफ से आती है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से आती है एंड देन दे गिव दिस पर्टिकुलर शेप विच इज़ कॉल्ड स्टार ड्यून्स, ठीक है। मतलब इसमें वही है कि हवा जो है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया पे नेट सैंड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। नेट सैंड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, नेट सैंड एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, एंथ्रोपोसीन। अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं, बट हाँ, अभी साइंटिस्ट ने क्या करा है कि दे वोटेड अगेंस्ट डिक्लेयरिंग एंथ्रोपोसीन और ह्यूमन इपोक ऑन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो हम लोग अभी कहाँ पर हैं? फेनोजोइक ईओन में है, ठीक है, सेनोजोइक एरा में है, क्वाटरनरी पीरियड में है, होलोसीन इपोक में, मेगालियन एज। मतलब होता है ना, ईओन अलग हो गया, एरा अलग है, पीरियड अलग है, एपोक अलग है एंड एज अलग है। तो ये चीज़ें। The Anthropocene was first coined in 2000 by Dutch meteorologist Paul Crutzen and atomic botanist Eugen Stürmer. This particular article is not very important or conceptual नहीं है, इसमें रट्टा मारने में ज़्यादा चीज़ें हैं। Let's see. सेला टनल की अगर हम बात करते हैं तो सेला टनल है कहाँ? तो सेला टनल है अरुणाचल प्रदेश में, असम, ठीक है। तो असम के तेजपुर को ये जोड़ेगा कहाँ से? तो ये तुम्हारा जोड़ेगा अरुणाचल। तो बेसिकली असम टू अरुणाचल, ठीक है, असम टू अरुणाचल जुड़ रहे हैं। एंड तो सेला टनल इतना आपको ध्यान रखना है, असम का जो तेजपुर है उसको तवांग से जोड़ रहा है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के थ्रू आपको इसको बनाया गया है, ठीक है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि वॉल रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स लगाए जाते हैं जो रॉक टाइप इनकाउंटर्ड इन टनलिंग। आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ है? तो असम के तेजपुर से तवांग को जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज पोपो कैटरपिलर वोल्केनो। पोपो कैटरपिलर वोल्केनो, अब सिंपली मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है 2-3 और नामों के साथ। ये होगा आपको मैक्सिको में। पहले का जैसा ऑप्शन देंगे तो एलिमिनेशन में हेल्प करेगा, नहीं तो फिर तो भैया राम भरोसा है कि अब नहीं, यू विल हैव टू सी। अब सारे आते हैं तो ठीक है, बट हाँ, याद रखने में क्या है, मैक्सिको का है। एंड इसको हम लोग स्मोकिंग माउंटेन भी कहते हैं। एंड ये मैक्सिको की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक। तो सवाल होता है फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो सेतलल तेपेतल। अब देखो, तेपेतल तो उसमें भी सेम है, बट सेतलल जो है उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो सेकेंड हाईएस्ट पीक आफ्टर सेतलल तेपेतल। सेतलल तेपेतल के बाद है आपका पोपो कैटरपिलर, ठीक है। अब पोपो कैटरपिलर जो है ये तुम्हारा एक स्ट्रैटो वोल्केनो है, ठीक है। स्ट्रैटो वोल्केनो मतलब क्या है? कंपोजिट वोल्केनो है एंड इट स्टीप रहेगा, तो कॉनिकल शेप है, built up by the successive layers of the volcanic ash, lava flows and pyroclastic material. आपको ध्यान में ये रखना है कि ये स्ट्रैटो वोल्केनो है, ठीक है। इट इज अ स्ट्रैटो वोल्केनो।
है ना, ठीक है, स्टार्ट हो गया ना। तो एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, टेस्ट बेड क्या होता है? मतलब आपको कुछ एटमॉस्फेरिक रिसर्च अगर करना है तो उसके लिए कुछ जगह जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो फर्स्ट एटमॉस्फेरिक टेस्ट बेड को इनाग्रेट किया गया कहाँ? सीहोर स्टेडियम भोपाल। तो भोपाल के अंदर आपका पहला एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड जो है उसको इनाग्रेट किया गया है, ठीक है। तो इट एम्स टू अंडरस्टैंड क्लाउड डायनामिक्स, लैंड एटमॉस्फेरिक क्लाउड डायनामिक्स है, लैंड एटमॉस्फेयर इंटरैक्शन एंड रिलेटेड प्रोसेस वगैरह इसको करेंगे। ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज को कहते हैं, ठीक है। शिप्रा रिवर, देखो शिप्रा रिवर जो है ना ये एमपी के अंदर, इट इज़ अ पेरिनियल रिवर। शिप्रा नदी के राइट बैंक पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका उज्जैन जो है ये बसा हुआ शायद। ये निकलती कहाँ से है? तो काकरी तेकड़ी नाम का एक रेंज है, वहाँ से निकलता है, ठीक है ना, काकड़ी तेकड़ी, ठीक। तो विंध्या रेंज में एक हिल है, विंध्या रेंज में एक हिल है काकरी तेकड़ी, वहाँ से निकलती है, इट्स नॉर्थ ऑफ धार। मालवा प्लेटू से निकलती है, ज्वाइन करती है चंबाल को, ठीक है, ज्वाइंस चंबाल। तो यहाँ से ये बहते 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 जाती है एंड फाइनली इट ज्वाइंस दी चंबाल रिवर। तो इधर शिप्रा जा रही है तो चंबाल को ज्वाइन कर देती है, ठीक है ना। द पुराण पुट फॉरवर्ड द शिप्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हर्ट ऑफ वाराह, ठीक है। पुराण में कहा गया है कि हर्ट ऑफ वाराह के हर्ट से निकली थी। वाराह क्या था? तो लॉर्ड विष्णु जो थे उनका जो इनका वाराह अवतार है उसको लेकर इनकारनेशन एज अ बोअर, ठीक है। राइट बैंक पे है। कुंभ मेला यहाँ पर होता है 12 साल के अंदर। एंड मेजर ट्रिब्यूटरीज खन एंड गंभीर। लैंडस्लाइड एटलस दिया किसने है? तो यार इतना ध्यान रखो कि इसरो ने दिया है इसको, लैंडस्लाइड एटलस जो है इसरो ने दिया है। बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, तो देखो जूलॉजिकल सर्वे ने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठ सकता है, चीज़ें पूछ सकते हैं कि एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया ये किसने लिखी है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखी है। दूसरा ये उठ सकता है कि लेपिडोप्टेरा होता क्या है? तो लेपिडोप्टेरा जो है ना बटरफ्लाई एंड मॉथ्स जैसे स्पीसीज़ को ही कहते हैं। लेपिडोप्टेरोलॉजी क्या होती है? तो इनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं लेपिडोप्टेरोलॉजी, सिंपल, ठीक है। तो लेपिडोप्टेरा ये जो स्पीसीज़ हैं बटरफ्लाइज, मॉथ्स, स्किपर्स, इनको ही कहते हैं। लेपिडोप्टेरोलॉजी क्या हो गया? साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉथ्स एंड द 2 सुपर फैमिलीज ऑफ बटरफ्लाइज। ओके, नाउ ग्रीन कवर इन कावेरी बेसिन। ग्रीन कवर, तो एनजीटी ने कंसर्न एक्सप्रेस करे हैं ओवर द रिडक्शन ऑफ द ग्रीन कवर इन द कावेरी बेसिन। ओके, नाउ सी ओनली 18% ऑफ द एरिया रिमेन्स फॉरेस्टेड एंड डेंस फॉरेस्ट जो है मात्र 18% कावेरी बेसिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 18% जो है ये फॉरेस्टेड एरिया है एंड 13% जो है ये डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। 13% जो है वो क्या है? डेंस फॉरेस्ट। द कावेरी बेसिन हैज विटनेस्ड अ रिडक्शन ऑफ 12,850 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ग्रीन कवर इन दिस पर्टिकुलर पीरियड 1965 to 2016। तो अब इतना एग्जैक्ट पूछ भी सकता है बट जनरली पूछता है यूपीएससी क्या है? ट्रेंड्स, ये डिक्रीज़ हुआ है। कर्नाटका में अगर हम बात करते हैं तो 57% लॉस हुआ है, तमिलनाडु में 29%, केरला में 27%, ठीक। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में प्रीवियस ईयर कि कावेरी बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन से हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल है, ठीक है, बंदीपुर है, नागरहोल है, बिलीगरंगा है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पानीरघट्टा है, ठीक है। तो ये सारे हैं BQCN, ठीक है ना, BQCN। बंदीपुर हो गया, बिलीगरंग हो गया, पानीरघट्टा हो गया, देन नागरहोल हो गया, ठीक है, कावेरी हो गया, ये से यही सब है यार। कावेरी बेसिन जो है वो 4 जगह पर आता है तुम्हारा, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, केरला में, पुडुचेरी में भी आता है। ओके, ठीक है। नाउ अगर हम कावेरी बेसिन की बात करते हैं तो इसके वेस्टर्न साइड में अगर आप देखो, ठीक है, फिर सी वेस्टर्न साइड इसके वेस्टर्न घाट्स हैं,
ईस्टर्न साइड एंड सदर्न साइड पे ईस्टर्न साइड एंड सदर्न साइड पे ईस्टर्न घाट्स हैं एंड नदर्न साइड में आपको डिफरेंट रिजेस हैं, ठीक है, विच सेपरेट्स फ्रॉम कृष्णा बेसिन एंड पेन्नार बेसिन इन द नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स एंड ऊपर रिजेस हैं जो कि इसको सेपरेट करती हैं कृष्णा पेन्नार बेसिन से। ये ओरिजिनेट कहाँ करती है? तो ब्रह्मगिरी रेंज में ताल कावेरी में राइज करती है इन द वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका के अंदर, एंड मेन रिवर इज बेसिन में, ठीक। कृष्णराज सागर डैम, तो कृष्णराज सागर डैम जो है तो इट वॉज डिज़ाइन बाय एम विश्वेश्वरैया एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किन किन नदियों पे बना हुआ है डैम? तो लोकेटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कावेरी विद इट्स ट्रिब्यूटरीज हेमवती एंड लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, ओके फाइन। तो कृष्णसागर साइड में कावेरी हो गया, लक्ष्मण तीर्थ एंड हेमवती। ड्राई स्पेल इन नॉर्थ कश्मीर विंटर। मैंने देखा था कश्मीर में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे कि यार इसमें बर्फ़ पड़ी ही नहीं। गुलमर्ग वगैरह के इंस्टाग्राम वगैरह पे आपने वीडियोस देखे होंगे, कहीं यूट्यूब वगैरह पे कि बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, खाली खाली सा हो गया था। तो ऐसा क्यों? तो बेसिकली क्या होता है, 75% रेनफॉल डेफिसिट यहाँ पर देखने को मिला है। तो 22 दिसंबर से ये स्टार्ट होता है यहाँ पर विंटर एंड 70 डेज़ चलता है, जो कि तुम्हारा 40, 20 और 10 डेज़ में तुम्हारा ये रहता है। इसको क्या कहते हैं? तो चिल्ला कला कहते हैं, चिल्ला खुर्द कहते हैं एंड चिल्ला बच्चा। जो फर्स्ट 40 डेज होते हैं उसको चिल्ला कला कहते हैं, देन 20 डेज को चिल्ला खुर्द कहते हैं, 10 दिन को चिल्ला बच्चा कहते हैं, ठीक। तो अब होता क्या है ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी कश्मीर विंटर, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो थे वही वीक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। एंड बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज उतनी ठंडी वहाँ पर आई नहीं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशंस हैं और विंटर प्रेसिपिटेशन होता है कश्मीर में, इनके बीच एक कोरिलेशन है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन और विंटर प्रेसिपिटेशन कश्मीर में जो हो रहा है उसके बीच भी एक कोरिलेशन है। यहाँ पर क्या होता है, मतलब ऐसा माना गया है कि अब देखो नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन जो होता है ये जो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन का पार्ट है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है ना कि इरेगुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। इरेगुलर एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशन जब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फ्लक्चुएशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं NAO, ठीक। तो ऐसा देखा गया कि पॉजिटिव NAO जब होगा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अच्छे होंगे, कश्मीर में भी विंटर अच्छी पड़ेगी। नेगेटिव होता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम होंगे, कश्मीर में विंटर भी कम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि पॉजिटिव जो होगा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कश्मीर विंटर्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन है एंड वाइस वर्सा इज देयर। ओके, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम थोड़ा बाद में देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेत्रावती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट। ओके, तो अभी न्यूज़ क्या है वो छोड़ो, नेत्रावती रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी देखो एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं तो नेत्रावती बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ओके, अब ये ऑरिजिनेट कहाँ कर रही है? सो ये ऑरिजिनेट कर रही है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ठीक है। इट इज ऑरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट्स इन द बांगड़ाबली के फॉरेस्ट वैली और द येलानेर घाट्स, ठीक है। येलानेर घाट्स जो है उसके अंदर it originates in the western Ghats in the Bangadabali के forest valley in the Yelaner Ghats of the Kudremukh range in the Chikmagalur district of Karnataka। तो कर्नाटका के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में कुद्रेमुख रेंज का येलानेर घाट जो है उसके अंदर बांगड़ाबली के फॉरेस्ट वैली है, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। तो आप कुछ भी याद रखो, बांगड़ाबली के फॉरेस्ट वैली याद रख लो, येलानेर घाट याद रख लो, कुद्रेमुख रेंज याद रख लो, ये सारे के सारे वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये फ्लो करती है तुम्हारा फाइनली अरेबियन सी के अंदर एंड अरेबियन सी में जाने से पहले ये मिल जाती है किसमें, मतलब कुमार धारा से, ठीक है। कुमार धारा से
इट मर्ज कर जाती है एंड देन फाइनली चली जाती है तुम्हारा अरेबियन सी में। तो अभी सवाल उठता है कुमार धारा कहाँ से निकलती होगी, ओरिजिन कहाँ है इसका? तो कुमार धारा जो है ना ये निकलती है वेस्टर्न घाट्स में। तो नेत्रावती ऑल्सो फ्लोज थ्रू द पॉपुलर पिलग्रिम प्लेस कॉल्ड धर्मस्थला। नेत्रावती जो है धर्मस्थल से भी निकलती है एंड बांटवाल और मैंगलोर का मेजर सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, नेत्रावती इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर टू बंतवाल एंड मैंगलोर। ठीक है, तो नेत्रावती रिवर यला कर्नाटका के चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट के कुद्रेमुख रेंज में यलानेर घाट्स आते हैं। ठीक है, यलानेर घाट्स में जो बांग्लाबली के फॉरेस्ट वैली है उससे निकलता है। इट मर्जेस विद द कुमार धारा रिवर एंड कुमार धारा भी कहाँ फाइनली फ्लो होती है अरेबियन सी के अंदर एंड कुमार धारा भी जो है तुम्हारा वेस्टर्न घाट से निकलती है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहाँ यार? ये तुम्हारा बिहार के अंदर है। ठीक है, चंपारण में आता है। तो हिमालयन तराई फॉरेस्ट जो है उसका ईस्टर्न मोस्ट लिमिट है। ठीक है, हिमालय की जो तराई फॉरेस्ट है ना तो उसका ईस्टर्न मोस्ट लिमिट जो है वाल्मीकि रिजर्व आता है। ठीक है, गंडक नदी, पांडई नदी, मनोर, हरहा, मसान, भापसा ये सब यहाँ से निकलती हैं, मतलब पास होती हैं। यहाँ पर मिक्सड मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन है। ठीक है, मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन। ठीक है, मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन। ठीक है, मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन आता है अलॉन्ग द एलुवियल प्लेन्स ऑफ द गंडक रिवर। टाइगर देखने को मिलते हैं, लेपर्ड देखने को मिलते हैं, इंडियन वाइल्ड डॉग्स देखने को मिलते हैं। ओके, हिमालयन वुल्फ वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 में आता है, हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं। एंड हिमालयन वुल्फ जो होता है तुम्हारा यूरोपियन इंडियन वुल्फ से ज़्यादा साइज़ में बड़ा होता है। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि ये जो स्टेनोनेमा आदमसी, ठीक है, ये एक नया स्पीसीज़ फाउंड हुआ है। ये है क्या? तो नेमाटोड का स्पीसीज़ है। नेमाटोड होते क्या हैं? तो इनको ईल वर्म या राउंड वर्म भी कहा जाता है। ये बेसिकली दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फाउंड वर्ल्ड वाइड स्पैनिंग डाइवर्स हैबिटेट्स फ्रॉम डेजर्ट्स टू ओशंस। काजी नींबू क्या है? तो नींबू, ठीक है, असम का एक सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस लेमन इसको कहते हैं, स्टेट फ्रूट बन गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो असम का लेमन है, सिट्रस लेमन। इन्वेजिव थ्रप्स, इन नाम ही पता है, आर्टिकल के नाम भी दिख रहा है, इन्वेजिव है, तो इन्वेजिव स्पीसीज है। ठीक है, इन्वेजिव पेस्ट स्पीसीज है जो कि नेटिव कहाँ का है? इट इज़ नेटिव टू थाईलैंड एंड प्रेवलेंट है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, इट इज प्रेवलेंट इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ओके, तो ये तुम्हारे इन्वेजिव स्पीसीज थ्रप्स पार्वस पाइनस जो है तुम्हारा थ्रप्स पार्वस पाइनस, इट इज एन इन्वेजिव पेस्ट स्पीसीज। ठीक है, नेटिव है थाईलैंड, प्रेवलेंट इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ओके, अल्डाब्रा जॉइंट टॉर्टोइज, तो इसको मेडागास्कर में रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मेडागास्कर में रीइंट्रोड्यूस तो कहीं से किया जा रहा होगा, तो इसमें सेशल्स का नेटिव है, वल्नरेबल है एंड हैबिटेट जो है इसका मैंग्रोव वगैरह आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ओके, यहाँ पर क्या होता है कि सेशल्स इसका नेटिव प्लेस है, प्रोटेक्शन स्टेटस इज वल्नरेबल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज लाफिंग गल। तो अगर लाफिंग गल को देखें सो इसमें क्या होता है ना, अगर आप यूट्यूब पे कभी शॉर्ट्स वगैरह देखना है, इसका जो आवाज़ होता है ना वो तुम्हारा ह्यूमन लाफर, जिससे इंसान हंसते हैं ना वैसे इसकी आवाज़ रहती है। तो इस चीज़ के लिए अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका के गल्फ कोस्ट वगैरह में, कैरिबियन, सेंट्रल अमेरिका वगैरह में ये ज़्यादा कॉमन है। लाफिंग गल्स जो होते थे मोनोगेमस एंड दे फॉर्म लॉन्ग टर्म पेयर बॉन्ड्स। तो मोनोगेमस होते हैं, लॉन्ग टर्म पेयर बॉन्ड्स को ये फॉर्म करते हैं, मतलब एक ही पार्टनर के साथ काफ़ी टाइम तक रहते हैं। एंड विंटर्स में ये माइग्रेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, विंटर्स में दे स्टार्ट माइग्रेटिंग एंड इट्स प्रेजेंस इन एशिया हैज़ बीन रिकॉर्डेड ओनली इन कंट्रीज सच एज मलेशिया एंड फिलीपाइंस। तो मलेशिया और फिलीपाइंस में ही, जैसे कंट्रीज़ में ही एशिया के अंदर ये पाया जाता है। IUCN स्टेटस लीज कंसर्न है, साइंस और CMS में तो इसको इवेल्युएट ही नहीं किया जाता है। ओके, सीवीड कल्टिवेशन। अगर हम सीवीड की बात करते हैं सो द रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टिवेशन वाज हेल्ड एट कोटेश्वर। ठीक है, कोरी क्रीक में इसको पाया गया है, कच्छ, गुजरात।
एंड सीवीड्स जो है फॉर्म ऑफ मैक्रोस्कोपिक एल्गाई, अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट विच इज लैकिंग ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, सीवीड्स जो होते हैं दे आर मैक्रोस्कोपिक एल्गाई। तो सीवीड्स क्या है? सीवीड्स आर एल्गाई। ठीक है, एल्गी हैं ये। अब एल्गी हैं तो ये क्या है कि दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ओके, एंड सी ग्रासेस क्या होते हैं? सी ग्रासेस की अगर आप देखो तो ये वैस्कुलर प्लांट होते हैं। ट्रू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स होते हैं। ठीक है, ट्रू स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, ओके। अब सी वीड्स होते हैं ना, ये 4 रूट्स में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट्स, जो कि लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ। एक देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि दे आर रिकॉग्नाइज इन 4 ग्रुप्स। ठीक है, 4 ग्रुप्स में इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड ये जो 4 ग्रुप्स हैं वो किस बेसिस पे फॉर्म किए गए हैं? ऑन व्हाट बेसिस दीज 4 ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। सो ये जो है ना कि किस तरीके से लाइट को, किस वेवलेंथ को ये ऑब्जॉर्व करते हैं, लाइट के किस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करते हैं, उस पर इसको क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ देखो यार, कुछ होते हैं ग्रीन एल्गाई, कुछ होते हैं ब्राउन एल्गाई, कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्लू एल्गाई होते हैं। तो जो ग्रीन एल्गाई होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफाइटा। ओके, तो जो ब्राउन एल्गी होता है तो ग्रीन वाले को क्लोरो कह रहे हैं। अब कैसे याद रख सकते हो? क्लोरोफिल हरा होता है जो कि फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प करता है आपको। तो वैसे ही आप यहाँ पर याद रख सकते हो क्या, ग्रीन वाला जो है दैट इज़ क्लोरोफाइटा। फायोफाइटा, अब देखो रेड एल्गी को अगर रोडोफाइटा होता है तो आर फॉर रेड, आर फॉर रोडोफाइटा, तो ये भी याद रहेगा। ग्रीन वाला क्लोरो हो गया, रेड वाला रोडो हो गया, ब्लू वाले का नाम ही ब्लू एल्गी है, एंड एक है तो ब्राउन बच गया तो फायोफाइटा है। ठीक है, तो ग्रीन, ब्लू, रेड एंड ब्लू। एंड नो सी ग्रासेस की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रू वो होते हैं, लाइक ट्रू प्लांट्स होते हैं कि ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक, अतापका बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो अतापका बर्ड सेंचुरी है कहाँ? अतापका बर्ड सेंचुरी जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है, यानी कोलेरू लेक पे स्टैब्लिश्ड है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ठीक है, एंड काईकलूर फॉरेस्ट रेंज में आते हैं। ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया था सेंचुरी इन द ईयर 1999 बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको सेंचुरी घोषित कर दिया था। ठीक है, कोलेरू लेक की अगर हम बात करते हैं तो कृष्णा गोदावरी रिवर्स के बीच में है ये, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 2002 में इसको डिक्लेयर किया गया है। तो आर्सेनिक एंड फ्लोराइड, ओके, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। सो आर्सेनिक की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ हाईली टॉक्सिक एलिमेंट विच इज नेचुरली ऑकरिंग इन द एनवायरनमेंट। देखो ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? अगर हम आर्सेनिक की बात कर रहे हैं तो ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, अर्थ्स क्रस्ट में कर रहा है, एंड ग्राउंड वाटर में भी करता है। एनवायरनमेंट में, क्रस्ट में और ग्राउंड वाटर दोनों में करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्रस्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ग्राउंड वाटर में भी एग्जिस्ट करता है। देखो होता क्या है, अगर आर्सेनिक का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाए टू ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, इट कैन कॉज कैंसर, स्किन डिजीज़, कैंसर कर सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड डायबिटीज़ वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो आर्सेनिक का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, इससे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। WHO क्या कहता है कि यार आर्सेनिक का जो होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है, WHO की गाइडलाइन कहती है कि आर्सेनिक का ड्रिंकिंग वाटर में 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक, इंडिया में इन एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव, इंडिया में क्या है परमिसेबल, 5 टाइम्स ज़्यादा परमिसेबल है। कैन यू इमेजिन? एंड परमिसेबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन इंडिया इन एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव सोर्सेज 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। तो आर्सेनिक कहाँ कहाँ मिलता है? एनवायरनमेंट में मिलता है, क्रस्ट में मिलता है, ग्राउंड वाटर में मिलता है। 0.01 मिलीग्राम पर लीटर तुम्हारा वर्ल्ड WHO रिकमेंडेशन है। इंडिया में इन एब्सेंस ऑफ एनी अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर परमिसेबल जो है वो 0.05 है। ठीक है, विच ट्रांसलेट्स इनटू 10 माइक्रो पर लीटर, 50 में कन्वर्ट करता है। फ्लोराइड की अगर हम बात करें, फ्लोराइड जो है ये सॉइल, वाटर, प्लांट, फूड, ये सब में ट्रेस अमाउंट्स में पाया जाता है, कम अमाउंट में पाया जाता है। तो मोस्ट ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो आता किससे है? तो तुम्हारा फ्लोरिडेटेड वाटर से आता है, फूड्स, बेवरेजेस जैसे बनते हैं वो, एंड डेंटल प्रोडक्ट्स, जैसे बहुत सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड
जो रहता है वो वहाँ पर रहता है। तो इससे भी क्या होता है ना कि लाइक डेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, स्केलेटल सिरोसिस हो सकता है, किडनी इश्यूज़ हो सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है। WHO के हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है ड्रिंकिंग वाटर में यह है 1.5 ppm एंड जो हाईएस्ट डिज़ायरेबल लिमिट है वो है 1.0 ppm। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट इज़ 1.5 ppm एंड हाईएस्ट डिज़ायरेबल लिमिट जो है वो है 1.0 ppm। फ्लोराइड रेमेडिएशन के लिए रिन्यूएबल बायोकैर फ्रॉम राइस बायोमास अब्जॉर्ब fluoride pollutants from groundwater and biocarb mediated sand columns can also be used for defluoridation। अब यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि renewable biocare rise from husk biomass can absorb fluoride pollutants from groundwater showing significant removal at the neutral pH एंड तो यहाँ पर एक चीज़ ये हो गया रिन्यूएबल बायोकार हो गया एंड बायोकार मेडिएटेड सैंड कॉलम्स। ठीक है, बायोकार मेडिएटेड सैंड कॉलम, ठीक है, बायोकार मेडिएटेड सैंड कॉलम ये सब तुम्हारा डिफ्लोराइडेशन के लिए यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अभी कुछ स्पीसीज देखते हैं जिसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो क्या है नेक्स्ट लेक्चर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो वी विल ट्राई टू कवर दिस, बट नाउ वी विल लुक एट सम ऑफ द स्पीसीज जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम में, उनको हम देखते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम्स में जो भी है। अब एशियन वाइल्ड बफेलो, एशियन वाइल्ड बफेलो, अब देखो एशियन वाइल्ड बफेलो की अगर हम बात करते हैं तो IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में आता है, साइट्स की 3rd अपेंडिक्स में आता है एंड शेड्यूल 1। साइट्स की अपेंडिक्स 3 में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कंट्री ने कहा है कि हमको इसको स्पेशल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है तब इसको उस अपेंडिक्स में डालते हैं। तो IUCN में इंडेंजर्ड है, साइट्स की अपेंडिक्स 3 में है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में आता है। देखो जो बोवाइड स्पीसीज़ होते हैं ना उनमें सेकंड हेवीएस्ट आता है, ठीक है, सेकंड हेवीएस्ट लिविंग बोविड स्पीसीज। स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का, तो ये छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। इट इज़ सेल्डम फाउंड फार फ्रॉम अ वाटर सोर्स एंड ऑफन इमर्ज डीप नेक डीप इन वाटर। तो सेल्डम फाउंड मतलब काफ़ी कम बार ऐसा होगा जब आप इसको पाएंगे कि ये पानी से दूर है, मैक्सिमम टाइम पानी के पास ही रहेगा, एकदम पानी में डूबा हुआ रहता है, गर्दन तक डुबा के रहता है, जैसा भैंसियों को नहाते हुए देखते हो ना कैसे एकदम डूबे रहेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही है, बफेलो ही है, वाइल्ड हो चाहे लोकल हो, है तो बफेलो ही। तो ये पानी के सोर्स के पास ही रहता है, देयर इमर्ज नेक डीप इन वाटर। अब जो इसमें मेल्स होते हैं दे आर ग्रेटर दैन फीमेल्स, लार्जर दैन फीमेल्स होते हैं, एंड जो हॉर्न्स होते हैं ना मेल्स के दे आर थिकर बट शॉर्टर दैन दोज ऑफ द फीमेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हॉर्न्स होते हैं तो हॉर्न्स मेल्स के थिक एंड शॉर्ट होते हैं दैन फीमेल्स, ठीक है, दैन फीमेल्स। ओके, छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है, मेल्स आर लार्जर दैन फीमेल्स एंड हॉर्न्स की अगर हम बात करें तो मेल्स के एज कम्पेयर टू फीमेल्स थिक एंड शॉर्ट होता है। हैबिटेट अलूवियल ग्रासलैंड, मार्शेस, स्वैम्प्स वगैरह में मिलता है। तो ये तुम्हारा मिलता कहाँ पर है, तो ये तुम्हारा देखो यार मानस, टेब्रोसाइकोवा, असम वगैरह में मिलेगा। देन तुम्हारा अरुणाचल में मिलता है, ऐसे छत्तीसगढ़ के भी कुछ पार्ट्स वगैरह में मिलता है, ठीक है, ओके। काजीरंगा में मिलेगा, मानस में मिलेगा, डिब्रूसाइकोवा में मिलता है। देन लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ, आसाम में है। बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब में आता है। देन कूलामार्का फॉरेस्ट एरिया जो कि महाराष्ट्र में है, इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ कंजर्वेशन एरिया फॉर द वाइल्ड बफेलो। तो वाइल्ड बफेलो के लिए और महाराष्ट्र के अंदर कूलामार्का फॉरेस्ट एरिया है, तो इसको डेजिग्नेट किया गया है कि वाइल्ड बफेलो से कंजर्वेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन एरिया जो है डिक्लेयर किया गया है। तो जनरली लिव इन ग्रुप्स, अडल्ट मेल्स जो होते हैं दे फॉर्म लार्ज हर्ड्स कंटेनिंग 10 to 20 मेम्बर्स, डायरनल और नॉक्टर्नल दोनों होता है, ठीक है। तो लार्ज हर्ड तो ग्रुप में रहते हैं, पसंद करते हैं, तो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। एंड 10 से 20 लोगों के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। 10 से 20 जो रहता है इनका ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। डायरनल नॉक्टर्नल दोनों होते हैं, ठीक है। दीज आर डायरनल एज वेल एज
नॉकटर्नल, ठीक है, डायर्नल है और साथ ही साथ नॉकटर्नल भी होता है। तो बिहेवियरल चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल ये इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 3 में है, साइड स्कैन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। मेल्स आर लार्जर दैन फीमेल्स। हॉर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो मेल्स जो होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में देयर हॉर्न्स आर थिकर एंड शॉर्टर। कोलामार्का फॉरेस्ट एरिया महाराष्ट्र का है, जो कि कंजर्वेशन साइट बनाया गया है इस वाइल्ड बफेलोज के लिए। ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं एंड दे डायर्नल एज वेल एज नॉक्टर्नल, ठीक है, डायर्नल भी है, नॉक्टर्नल भी, एशियन वाइल्ड बफेलो। एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन जो होता है ना, देखो अफ्रीकन से कंपैरिजन में जो भी स्पीसीज आपको मिलेगी वो छोटी ही रहती है इन जनरल। तो एशियाटिक लायन जो होते हैं स्मॉलर देन अफ्रीकन। अब एशियाटिक लायन की अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज है, IUCN के अंदर साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। ओके, नाउ द यूनिक फीचर की अगर हम बात करते हैं अगर एशियाटिक लायन का, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन स्प्रेड अक्रॉस इट्स बेली, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस इट्स बेली, ठीक है। यूनिक फीचर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन स्प्रेड अक्रॉस इट्स बेली, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन स्प्रेड अक्रॉस इट्स बेली। तो इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ द एशियाटिक लायन इज द longitudinal fold of skin spread across its belly and unlike their African counterpart, unlike, ठीक है, ध्यान रखना, unlike मतलब क्या है कि they do not live in the larger pride। what does it mean कि जो अफ्रीकन प्राइड है, मतलब ग्रुप ऑफ लायंस को हम लोग प्राइड कहते हैं शायद, तो जो अफ्रीकन लायंस होते हैं they do not live in large prides, large groups, मतलब अफ्रीकन जो है वो लार्ज ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। they have maximum of about 5 females in the pride, normally being 2। तो मैक्सिमम जो होते हैं वो 5 रहेंगे, नॉर्मली 2 रहते हैं। जेसेशन पीरियड 108 दिन का है, आफ्टर विच फीमेल गिव्स बर्थ टू 2 to 4 कप्स, ठीक है, 108 दिन का इनका जेसेशन पीरियड होता है, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 महीने के आसपास का इनका जेसेशन पीरियड होता है। इंसानों में 9 महीने का होता है। इसके बाद ये 2-4 कप्स को जन्म देती है। इंसान एक या कभी कभी ट्विंस वगैरह को जन्म देता है, यूजुअली तो एक ही रहता है, पर ये 2-4 को देखते हैं। ओके, एंड नाउ गिर नेशनल पार्क इज़ द ओनली अबोर्ड ऑफ द एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन सिर्फ सिर्फ ग्रीन उसमें मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं। कब पहले जो था, तो अगर यहाँ पे देखो, पहले वेस्ट बंगाल में मिलता था, मध्य प्रदेश के रीवा में मिलता था, सेंट्रल इंडिया में, बट अभी सिर्फ गिर में है। तो इसको क्वेश्चन कैसे मिल सकता है कि हमेशा से ही ऑलवेज सिंस टाइम इमेमोरियल गिर नेशनल पार्क में ही एकमात्र ऐसा अबोर्ड रहा है एशियाटिक लायन का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बिकॉज पहले हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश में भी मिलता था, ठीक है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ड्राई डेजर्ट फॉरेस्ट वगैरह मिलती है, पीक फॉरेस्ट थॉर्नी ग्रासलैंड से मिलते हैं। कमलेश्वर रिजर्वायर इन द पार्क हाउसेज मार्श क्रोकोडाइल एंड अपार्ट फ्रॉम द लायंस द पार्क इज ऑल्सो होम टू लेपर्ड समवेयर इन चौसिंगा। बट आपको ध्यान में क्या रखना है, क्या IUCN एंड ये तीनों चीज़ तो ध्यान में रखना ही रखना है। ये 3 चीज़ जो IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड साइट्स के अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। साइज स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू अफ्रीका एंड अफ्रीकन जो लायंस होते हैं दे टेंड टू लिव इन लार्जर ग्रुप्स, ठीक है, लार्जर प्राइड, बट यहाँ पर ये स्मॉलर प्राइड में रहना पसंद करता है। जेसेशन पीरियड 108 दिन का है एंड 2 से 4 कप्स को इनका जन्म देते हैं ये लोग। गिर नेशनल पार्क, तो इसको याद रखना है। संगाई डियर, देखो संगाई डियर की अगर हम बात करें, अगेन IUCN इंडेंजर्ड है, देन साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। ब्राउन एंटलर्ड डियर, संगाई डियर यूनिक एनिमल है, चूँकि ये सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है, ठीक है। मणिपुर में केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है वहाँ पर पाया जाता है। इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है संगाई डियर। And it is the only deer that has adapted itself to the swampy habitat। swampy habitat से एकमात्र ऐसा डियर है जिसने कि अपने आप को अडाप्ट करके रखा है इन swampy habitat। डार्क रेडिश ब्राउन विंटर कोट होता है, फीमेल फॉन ऑल ईयर अराउंड। एंड अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, डियर वॉक्स डेलिकेटली इन द हाइंड सर्फेस ऑफ फुमदीज। फुमदीज क्या होता है, फ्लोटिंग बायोमास जो हमने देखा, मतलब आपको पता भी होगा फुमदीज केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है फुमदीज के लिए फेमस है। इनको डांसिंग डियर कहा जाता है, ठीक है। डांसिंग डियर किसको कहा जाता है, संगाई डियर को डांसिंग डियर कहा जाता है। सिर्फ मणिपुर में पाए जाते हैं, केबुल लामजो नेशनल पार्क, ठीक है, यही है। डुगोंग की अगर हम बात करें तो डुगोंग अगेन साइट्स की अपेंडिक्स 1 में ही आता है
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में ही आता है एंड इट इज़ वल्नरेबल इन IUCN। अब डुगोंग जो है ना, डुगोंग इट इज़ द ओनली हर्बीवोरस मैमल, ठीक है, एकमात्र ऐसा हर्बीवोरस मैमल है जो कि स्ट्रिक्टली मराइन है। डुगोंग एकमात्र ऐसा हर्बीवोरस मैमल है जो कि स्ट्रिक्टली मराइन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली मराइन है, ओके। तो ये एकमात्र ऐसा व्हाट वी कैन से कि इट इज़ द ओनली हर्बीवोरस मैमल दैट इज स्ट्रिक्टली मराइन, ओके। डुगोंग को सी काउस भी कहा जाता है। दे ओनली गिव बर्थ एवरी 3 to 7 years एंड लिव फॉर अप टू 70 years। हर 3 से 7 साल में जन्म देते हैं एंड 70 साल तक इनका लाइफ स्पैन होता है। दे यूज़ साउंड एंड फिजिकल टच टू कम्युनिकेट, साउंड और फिजिकल टच से कम्युनिकेट करते हैं। सॉलिटरी क्रिएचर्स होते हैं बट दे जनरली दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन पेयर्स, ठीक है, सॉलिटरी क्रिएचर्स ही होते हैं बट पेयर्स में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो वल्नरेबल था एंड अभी तक हमने किसको देखा, अभी तक हमने देखा है डुगोंग वल्नरेबल, सांगाई डियर की अगर हम बात करें तो सांगाई डियर अगर इंडेंजर्ड वगैरह था। उसके बाद हमने लायन की बात करी थी, वो भी सेम इंडेंजर्ड अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में था। अगर हमने बफेलो भैंसी को देखा था तो ये भी तुम्हारा क्या था, इंडेंजर्ड एंड अपेंडिक्स 3 में था, बस इतना डिफरेंस था एंड शेड्यूल 1 में आ रहा था। देन एडिबल नेस्ट स्विफ्ट नेट, इसका जो नेस्ट होता है ना वो एडिबल होता है, यही चीज़ है। बर्ड सलाइवा से बना होता है जो कि एक डीप डिश लाइक स्ट्रक्चर में सॉलिडिफाई हो जाता है। बट इसको आप ये याद रखो कि लीज कंसर्न में आता है, साइट्स में है ही नहीं है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन अगेन इंडेंजर्ड अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, ठीक है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 इंडेंजर्ड। अब ये कहाँ मिलता है आपको, गंगेज में मिलेगा, ब्रह्मपुत्र में मिलेगा, उनके ट्रिब्यूटरीज में मिलता है एंड ये इंडिकेटर स्पीसीज़ की तरफ भी है बिकॉज दे ऑफन रिप्रेजेंट और रिफ्लेक्ट द इकोलॉजिकल हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम्स। अब यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन में क्या होता है, फीमेल्स जो होती हैं दे आर लार्जर दैन द मेल्स। वाइल्ड बफेलो में हमने क्या देखा था, मेल्स आर लार्जर दैन फीमेल्स, मेल्स के जो हॉर्न्स थे दे वर थिकर एंड शॉर्टर देन फीमेल्स, बट साइज में मेल्स आर लार्जर देन फीमेल्स। यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन में क्या हो रहा है, फीमेल्स आर लार्जर देन द मेल्स। इनको सूसू भी कहा जाता है बिकॉज द साउंड विच इज प्रोड्यूस वाइल ब्रीदिंग। सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, ये ब्रैकिश वाटर में रह ही नहीं सकते। अगर रह सकते तो मिलते हैं ना कहीं मिलते हैं नहीं, समुद्र में नहीं मिलते हैं, गंगा में मिलेंगे आपको, ब्रह्मपुत्र में मिलेंगे, उनके ट्रिब्यूटरी रिवर्स में मिलते हैं, बट समुद्र में नहीं मिलते हैं। और ये होते हैं ब्लाइंड, ठीक है। अब ब्लाइंड होते हैं तो उनका काम कैसे चलता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है उसके थ्रू वो अपने प्रे को पकड़ते हैं, ठीक है। चंबल रिवर में पाया जाता है, कुल्सी रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूट है वहाँ पाया जाता है, अपर गंगा रिवर में तो पाया ही जाता है, इसीलिए चंबल देखो चंबल में पाया जाता है। तो जब हमने क्रोकोडाइल वगैरह को, घड़ियाल वगैरह का जब हमने कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए थे जो कि चंबल में ही मिलता है, तो इसकी वजह से इनका भी कंजर्वेशन हुआ है, ठीक है। ये देखो क्रोकोडाइल्स फ्लैगशिप स्पीसीज हेल्प टू सम एक्सटेंट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में आता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहता है, वाइल्ड में मिलता है, इंडिकेटर स्पीसीज़ की तरह काम करता है। फीमेल जो होती हैं वो लार्जर देन मेल्स होती हैं। ओके, अभी तक हमने जितना देखा वो सब के सब ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड थे एक्सेप्ट डुगोंग, सबके सब अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में थे एक्सेप्ट वाइल्ड बफेलो जो कि अपेंडिक्स 3 में था। अब हम आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड अगर है तो यार अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में तो रहेगा ही रहेगा 99% ऑफ द टाइम, ठीक। CMS की अगर हम बात करते हैं, अब चूँकि ये बर्ड है तो माइग्रेशन करता है, तो लाइक कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें भी अपेंडिक्स 1 में ही आता है। ओके, तो इट इज़ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है एंड इट इज़ द फ्लैगशिप इकोसिस्टम, फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का फ्लैगशिप स्पीसीज़ होता है, ये ग्रासलैंड इकोलॉजी को हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें मेल्स होते हैं, उसमें गुलर पाउच होते हैं ये,
जो कि दे विच हेल्प्स देम प्रोड्यूस अ रेजोनेंट बूमिंग मेटिंग कॉल टू अट्रैक्ट द फीमेल। तो गलत पाउच से क्या होता है, बूमिंग मीटिंग कॉल ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है। एंड दे मेनली ले इनटू मानसून सीजन एंड फीमेल्स ले अ सिंगल एग ऑन ओपन ग्राउंड। इनको अपॉर्चुनिस्ट ईटर्स भी कहा जाता है बिकॉज दे फीड ऑन ग्रास सीड्स, इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स एंड कभी कभी स्मॉल रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स को भी ये खा लेते हैं। बहुत बड़ा बर्ड होता है। इनके अगर प्रेजेंस को देखो तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, इधर राजस्थान में भी दिख रहा है, गुजरात में भी दिख रहा है, ठीक है, एमपी में भी टॉप साइड में दिख रहा है, महाराष्ट्र साइड में भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे एरियाज़ में आपको देखने को मिलता है, कर्नाटक वगैरह में मिल रहा है, ठीक है। तो ये इनका प्रेजेंस हर जगह है, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, स्टेट बड़े राजस्थान का, ठीक है। ये जो प्रोटेक्शन स्टेटस इसका ध्यान में रखना है। फ्लैगशिप स्पीसीज है, गुलर पाउच याद रख सकते हैं। हंगूल ना, हंगूल जो है ना, हंगूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हंगूल को कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। दाचीग्राम नेशनल पार्क सुना होगा आपने, तो वहाँ पर दाचीग्राम नेशनल पार्क जो है ये भी किस लिए आया है, तो यहाँ पर इसकी कंजर्वेशन एफर्ट्स चलते हैं। अब ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में आता है। हंगूल कश्मीर स्टैग, सो इट इज़ द ओनली सब स्पीसीज ऑफ द रेड डियर विच इज़ टू बी फाउंड इन इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न हिमालयाज़ में है। वेस्टर्न हिमालय ऑब्वियसली कश्मीर कहाँ आता है, अगर हम यहाँ देखें तो इस साइड आपका तो ईस्टर्न हिमालयाज़ हो गया ना, यहीं पे वेस्टर्न हिमालयाज़ होगा, तो कश्मीर इधर ही आ रहा है। तो वेस्टर्न हिमालयाज़ में मिलता है ये। ओनली सब स्पीसीज ऑफ दी रेड डियर, ठीक है, ओनली सब स्पीसीज ऑफ द रेड डियर टू बी फाउंड इन इंडिया। वेस्टर्न हिमालयाज़ टेम्परेट ग्रासलैंड में मिलता है, दाचीग्राम नेशनल पार्क में है। मेल डियर जो होते हैं दे हैव इम्प्रेसिव एंटलर्स, जबकि फीमेल हंगूल जो होता है उनके पास हॉर्न्स नहीं होते हैं, ठीक है। मेल डियर जो होता है उनके इम्प्रेसिव एंटलर्स होते हैं, बट फीमेल के पास हॉर्न्स नहीं होते हैं, ओके, ठीक है। वी विल स्टॉप बाय हियर, ओके। तो हमने 8-9 कर लिया है, सी यहाँ तक किया है ना हमने, 21 है, 22 है, तो विल इन 3 हम लोग ख़त्म कर लेंगे 3 में। तो अगर हम देखें यहाँ रिविजन अगर हम करें, तो एशियन वाइल्ड बफेलो इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 3 में है, एंड शेड्यूल 1 में आता है। मेल्स बड़े होते हैं फीमेल के साथ, एंड मेल्स बड़े होते हैं फीमेल से, एंड उनके जो हॉर्न्स होते हैं दे आर थिकर एंड शॉर्टर एज कम्पेयर टू फीमेल्स। एशियाटिक लायन की अगर हम बात करते हैं, तो एशियाटिक लायन जो होता है ये इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 में आता है। अफ्रीकन जो है वो एशियन से बड़ा होता है, ठीक है, ज़्यादा ग्रुप्स में नहीं रहते हैं। 108 दिन का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। देन संगाई डियर की अगर हम बात करें तो अगेन ये भी इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में आते हैं। फुमदीज, ठीक है, केबुल नाम जो नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। डांसिंग डियर भी इनको कहा जाता है, ये देयर आल्सो नोन एज डांसिंग डियर, ओके। ओनली इन मणिपुर, ठीक है, दे आर फाउंड ओनली इन मणिपुर। Dugong is vulnerable, Appendix 1, Schedule 1. Then only herbivorous marine mammal, ठीक है, it is the only herbivorous marine mammal. Communication कैसे करते हैं, टच एंड साउंड के थ्रू करते हैं, ठीक है। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, तो हमने देखा कि नेस्ट होता है, एडिबल होता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लीस्ट कंसर्न में आता है ये। गैंगेटिक डॉल्फिन इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में आता है। कहाँ मिलता है, तो लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र उनके ट्रिब्यूटरीज में मिलता है, चंबल रिवर में मिलता है, ठीक है। इंडिकेटर स्पीसीज है, एंड सूसू भी इनको कहा जाता है बिकॉज ऑफ साउंड दैट इट प्रोड्यूसेस। देन ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सब कुछ करते हैं ये। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 में भी आता है ये, ठीक है। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है। अपॉर्चुनिस्ट ईटर्स इनको कहा जाता है, छोटे छोटे रेप्टाइल्स को भी खा लेते हैं कभी कभी। एंड हंगूल की अगर हम बात करें तो अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, एंड कश्मीर दाचीग्राम में मिलता है, वेस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं ये, ठीक, ओके। तो मेल्स के पास अट्रैक्टिव एंटलर्स होते हैं, फीमेल्स के पास कोई हॉर्न्स नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है, फाइन। तो विल स्टॉप बाय हियर, एंड देन हम लोग अभी जो नेक्स्ट सेशन में विल कंटिन्यू विथ
the remaining portions of the Feb March current affairs, and then further we will also look at some of the species under species recovery program. Okay, thank you.